मिनीपुर गांव के जंगल में छोटी छोटी चिड़िया रहती थी। उनके लिए सभी चीजें बहुत बड़े बड़े साइज होती थी। इसी गांव में पीलू रहती थी। पीलू अनाज उगाकर अपने पड़ोसी गांव में बेचा करती थी। पीलू के व्यवहार से सभी बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक बार उस गांव में बहुत गर्मी हुई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सूखा पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबको पता है ना कि इस बार बहुत बड़ा सूखा पड़ गया है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए फसल नहीं उगा पाऊंगी। जो भी फसल है वो मेरे गांव के लोगों के काम आएगा। अरे लेकिन पीलू बहन, हमारे गांव में अनाज नहीं उगता है। हम तुम्हारे ही भरोसे रहते हैं। अब तुम अनाज नहीं दोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो बबली बहन। चलो मैं तुम्हें हमारे खेतों की हालात दिखाती हूँ। फिर बबली पीलू को ले जाकर अपनी खेतों की हालात दिखाती है। उनकी जमीन में इतना पानी नहीं था कि वो लोग खेती कर सके। इससे पीलू बहुत दुखी होती है। पता नहीं बहन, अब मैं क्या करूँ? अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। फिर पीलू दुखी मन से वापस जाती रहती है। जंगल में उसे एक साधु महात्मा बेहोश मिलते हैं। पीलू उनकी हालात देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से पास के एक छोटी सी पानी की धारा से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और उड़ उड़ कर साधु पर डालती है। साधु होश में आ जाते हैं। अरे मुझे किसने बचाया? मैंने साधु जी। अरे तुम तो बहुत ही छोटी चिड़िया हो। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। नहीं साधु जी, मदद करना तो मेरा फर्ज था। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इस धूप में बेहोश हो गया था। मांगो बेटी, क्या मांगना चाहती हो? मिनीपुर गांव में सूखा आया है। आप मुझे ऐसा वरदान दी कि मैं नन्ही भूखी चिड़ियों की मदद कर सकूं। इसके बाद साधु पीलू के लिए 3 ट्रैक्टर टैंकर प्रकट करते हैं और बताते हैं कि इनका पानी खत्म नहीं होगा। पीलू उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उन्हें लेकर जाती है। देखिए बबली बहन, आप लोगों के पानी की परेशानी खत्म हो गई। इसके बाद पीलू उन नन्ही चिड़ियों को खेती सिखाती है और उनके साथ खेती करती है। साधु के वरदान और पीलू की मेहनत से खेत हरे भरे हो जाते हैं। चलिए, अब से आप लोग खुद की फसल उगा सकेंगे और कोई कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अब तुम भी यही रहने आ जाओ पीलू बहन। ऐसे बबली आग्रह करती है। सब हंसते हैं और पीलू और बाकी सब लोग बिना किसी तकलीफ के रहने लगते हैं। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था
और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी। ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है। खेती का काम बहुत महंगा होता है, कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है, इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, ये कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप
उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है। तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू? तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो। आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या? लगता है माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ
किसकी दुकान है किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। नागपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो जुगाड़ से कोई भी सामान बनाने का हुनर रखता था। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान को जोड़कर वो टीवी बना लेता था, कुछ बॉटल जोड़कर वाटर फिल्टर तैयार कर लेता था। उसकी माँ पीलू एक मजदूर थी और उसको कमाई करने के बारे में अक्सर बोला करती थी। बेटा बबलू, तू इतना सब बनाता है, लेकिन इन सब सामान से हमारी आमदनी नहीं होती है। तो कुछ काम कर जल्दी से। माँ, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वो मुझे काम नहीं देते हैं। लेकिन माँ, तुम सही कह रही हो। आखिर में कब तक तुम पर बोझ बनकर रहूँगा? मैं काम शुरू करूँगा माँ। हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, क्योंकि मेरी जितनी आमदनी है उतना तो घर खर्च किराया देने में ही चला जाता है। बाकी घर के लिए हम कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो तुम जैसे पढ़े लिखे को कोई काम नहीं देता है। ये भी अजीब बात है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो। तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए बेटा। मुझे तेरी शादी करके घर में बहू भी लानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू यहाँ वहाँ काम के लिए भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। वो मजबूरी में मैकेनिक बन जाता है और लोगों की मोटरसाइकिल या फिर बिजली के सामान सुधारने लगता है। एक दिन बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में बिजली चली गई है, जरा देखो तो। ये गर्मी के मौसम में गांव में बिजली बहुत जाती है ना माँ। तो इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल ले बेटा।
बहुत अच्छा रहेगा। बबलू कुछ सोचने लगता है और फिर वो अगले दिन शहर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाता है। फिर बबलू उस सामान को जोड़ लेता है। वो एक सोलर बैटरी सेल तैयार कर लेता है और अपने घर में लगाता है। अरे वाह बेटा, ये क्या किया है तूने कि पूरी महल में बिजली नहीं है लेकिन अपने यहाँ है। माँ, मैंने सोलर सेल तैयार किया हूँ। इससे बहुत ही कम दामों में हमें घर में बिजली मिल जाएगी। तो बेटा, क्या तू इसे पूरे गांव वालों को बेचेगा? माँ, गांव वालों ये इसके लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन एक चीज के लिए वो पैसे जरूर देंगे। फिर बबलू सोलर सेल को एक पुरानी मोटरसाइकिल में फिट कर देता है और एक सोलर बाइक तैयार कर लेता है। फिर बबलू पीलू को सोलर मोटरसाइकिल दिखाता है। माँ, ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे बेटा, क्या इसको पेट्रोल नहीं लगेगा? ये सोलर बाइक कौन चलाएगा? तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू ने तो ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। देखते ही रहेंगे और चलाएंगे भी सुंदरी काकी। थोड़े दिनों में बबलू सोलर बाइक्स बनानी शुरू कर देता है। इसी बीच दूसरे जंगल से कालू कौवा आता है। वो पक्षियों की पुरानी मोटरसाइकिल चोरी करता था। दिन हो या रात किसी की भी बाइक चुरा लेता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। भाइयों, हमारे बाइक्स रोज चोरी हो रहे हैं, क्या करें? वह चोर तो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वाली बाइक भी चुरा कर ले गया। मैं तो दूध वाला हूँ, मेरी भी मोटरसाइकिल चुरा लिया। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। लेकिन इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। मैंने तो अभी अभी बाइक का बिजनेस शुरू किया हूँ। बांटे बाइक चोर को जो कोई भी पकड़वाने में मदद करेगा, मैं खुद उसे 50,000 का इनाम दूंगा। कालू चोर ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ये मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं इनके सभी मोटरसाइकिल्स को चुरा लूंगा। रात में सब जाग जाग कर मोटरसाइकिल की सुरक्षा करने में लगे रहे थे। कालू कौवा फॉगिंग मशीन लेकर आता है और उसे धुआं कर देता है। अब किसी को अपनी बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। कोई कुछ नहीं कर पाया और कालू बाइक्स चुरा कर भागने लगा। तभी बबलू अपनी सोलर बाइक से तुरंत कालू कौवे का पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात मारता है। कालू हिल जाता है और जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। बबलू अपनी सोलर बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। अरे, ये कौन सी नई बाइक है? काश मैं इसे चुरा पाऊं। ये मेरी सोलर बाइक है कालू चोर। वाह बबलू, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई है और तुम्हारी सोलर बाइक तो रात में भी चलती है। तुम्हें मैं वादे के मुताबिक इनाम दूंगा। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को बाज पूरे 50,000 का इनाम देता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी सोलर बाइक अब डिमांड में है। इस तरह से बबलू की बहादुरी का कारनामा पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब पैसा आने लगा और बबलू अपनी सोलर बाइक को ज्यादा से ज्यादा बेचने लगा। थोड़े दिनों के बाद बबलू की शादी हो जाती है और वो अपनी माँ और पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना। गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं
तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो, मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो,
क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है। ले देकर चल, मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ? जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है। इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है।